इंडिया के इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दम दिखाया है असम और वेस्ट बंगाल में। पर सोचिए, इंडिया के स्टेट इलेक्शंस का रिजल्ट और टेंशन पड़ोसी देश बांग्लादेश में। ऐसा क्यों? आखिर इन दो स्टेट्स के चुनाव ने सरहद पार अचानक से ऐसी हलचल क्यों मचा दी है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक स्थानीय चुनाव का नतीजा इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में इतनी बड़ी लहर यानी रिपल इफेक्ट पैदा कर सकता है। बिना किसी देरी के सीधे डिटेल्स में चलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, बीजेपी ने इन दोनों क्रिटिकल बॉर्डर स्टेट्स में मैसिव मेजॉरिटी हासिल की है। अब इस पॉलिटिकल जीत का सबसे बड़ा मतलब क्या है? पॉलिसी कंटिन्यूटी। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आना शुरू हो गए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि स्टेबिलिटी आएगी तो इस रीजन का फायदा होगा, वहीं कुछ लोग कंसर्न्स भी रेज कर रहे थे। पर देखिए, ऑनलाइन रिएक्शंस हमेशा ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते। जमीनी सच्चाई ये है कि वेस्ट बंगाल और असम दोनों स्टेट्स बांग्लादेश के साथ एक बहुत लंबी और खुली हुई बॉर्डर शेयर करते हैं, और बीजेपी की जीत से जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो तो स्मूथली चलते रहेंगे। लेकिन चुनाव के दौरान किए गए कुछ खास वादों ने बॉर्डर की उस पार टेंशन थोड़ी बढ़ा दी है। ये टेंशन कितनी रियल है, इसका अंदाजा बांग्लादेश की पार्लियामेंट से वायरल हुए एक स्पीच से लगाया जा सकता है। वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अख्तर हुसैन ने सीधे इंडिया का नाम लिए बिना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने पब्लिकली कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पड़ोसी देश से लोगों को निकाला जाएगा तो वहां बांग्लादेश में एक नया रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ा नहीं होगा। जब किसी देश की संसद में इस तरह की अपील की जाए तो समझ लीजिए कि इन लोकल चुनावी वादों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अब एक वैलिड सवाल उठता है, बांग्लादेश आखिर इतना परेशान क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ठोस और बड़ी वजह है। बांग्लादेश इस वक्त पहले से ही एक मैसिव रेफ्यूजी क्राइसिस झेल रहा है। म्यांमार से आए लाखों रोहिंग्या वहां रह रहे हैं, जिसने उनके रिसोर्सेज पर एक भयंकर दबाव डाल रखा है। ऐसे हालात में एक और नई बड़ी आबादी के आने का डर ही वहां के प्रशासन को हिला देने के लिए काफी है, क्योंकि उनके पास और लोगों को बसाने की जगह और संसाधन बिल्कुल नहीं बचे हैं। और इस पूरे डर को हवा कहाँ से मिली? असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा की उन चुनावी वादों से जो उन्होंने बहुत आक्रामक तरीके से पब्लिक के सामने रखे थे। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इलीगल एनक्रोचर्स यानी घुसपैठियों के खिलाफ एक कानूनी जंग छिड़ी जाएगी। यहाँ तक वादा किया गया कि जमीन का आखिरी इंच भी वापस लिया जाएगा। ये स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल स्टैंड ही है जिसने एक तरफ तो लोगों का भारी जन समर्थन जुटाया, पर दूसरी तरफ पड़ोसी देश में बेचैनी पैदा कर दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हवाई चुनावी बातें नहीं है। इन वादों को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर लीगल मैकेनिज्म की बात की गई है। असम में एक कानून है, इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950, जो दशकों से ठंडे बस्ते में था, लगभग भूला दिया गया था। अब उस डॉर्मेंट एक्ट को वापस जिंदा करने की बात हो रही है, ताकि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की पहचान हो सके और उन्हें वापस भेजा जा सके। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक डेडलॉक। दोनों देशों का ऑफिशियल स्टैंस अगर हम देखें तो वो बिल्कुल दो अलग दिशाओं में जाता है। एक तरफ बांग्लादेश ऑफिशियली कहता है कि उनका देश तेजी से ग्रो कर रहा है, प्रॉस्परस है, तो उनके नागरिक बॉर्डर पार जाएंगे ही क्यों? दूसरी तरफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड एकदम क्लियर है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन एक चलते आने वाली और बहुत बड़ी जमीनी सच्चाई है। जब दोनों कंट्रीज ग्राउंड रियलिटी को इतने अलग नजरिए से देखती हैं तो सॉल्यूशन निकालना अपने आप में लोहे के चने चबाने जैसा हो जाता है। चलिए अब थोड़ा पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर भौगोलिक स्थिति देखते हैं। इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनफेंस्ड है। वहां नदियां हैं, पानी के खुले रास्ते हैं जहां फेंसिंग हो ही नहीं सकती। तो ऐसे खुले अनफेंस्ड एक्वाटिक बॉर्डर्स पर घुसपैठ रोकी कैसे जाए? यहाँ प्रशासन कुछ ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसने सच में सबको हैरान कर दिया है। बिलीव इट और नॉट, इंटरनेशनल मीडिया में कुछ बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल सिक्योरिटी आइडियाज रिपोर्ट किए गए हैं। ऐसी खबरें आई कि इन खुले पानी वाले हिस्सों में मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़ने पर विचार किया जा रहा है। सुनने में अजीब लगता है, पर इसका मकसद इन्हें बायोलॉजिकल डेटरेंट्स की तरह यूज करना है, यानी लोगों के दिलों में एक खौफ पैदा करना ताकि वो तैरकर आने की सोचे भी ना। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, इस तरह के वाइल्ड आइडियाज एक बार अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर के लिए भी फ्लोट किए गए थे।
अब देखिए ये पूरा मामला कितनी जल्दी आग पकड़ता है और डिप्लोमेटिक रो का रूप ले लेता है। ये सब स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहले असम के सीएम ने ट्विटर पर बस एक फोटो डाली, ये बताते हुए कि 20 इन्फिल्ट्रेटर्स को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है। अगले ही पल क्या होता है, बांग्लादेश ने इस पर कड़ी आपत्ति जता दी और तुरंत इंडियन एनवॉय को तलब कर लिया। और इसके ठीक बाद इंडिया के फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने बांग्लादेश के इस रिएक्शन को हेवीली क्रिटिसाइज किया। सोचने वाली बात है, एक सिंगल सोशल मीडिया पोस्ट कैसे डिप्लोमेटिक्स को तेजी से एस्केलेट कर देता है। इस पूरे फ्रिक्शन पर इंडिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स का क्या कहना था? एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में क्लैरिफाई किया कि बांग्लादेश का वो रिएक्शन कंप्लीटली अननेसेसरी था। उनका सीधा सा पॉइंट ये है कि भाई गैर कानूनी इमिग्रेशन एक रियल प्रॉब्लम है। इस मुद्दे को नाराजगी दिखाकर नहीं, बल्कि टेबल पर बैठकर रिकॉग्नाइज करने और सुलझाने की जरूरत है। पड़ोसी देश की लीडरशिप इस फैक्ट को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन हमें बिग पिक्चर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। रियलिटी ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस सिर्फ किसी एक चुनाव के नतीजे पर तो टिके नहीं होते। ये लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स, डिप्लोमेसी और म्यूचुअल इंटरेस्ट्स पर बेस होते हैं। इंडिया और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े आर्थिक पार्टनर हैं और पिछले कुछ सालों में ये कॉपरेशन बहुत स्ट्रांग हुआ है। और जहां तक बात है अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को रिपैट्रिएट करने की, ये सिर्फ इन दो देशों की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक बेहद मुश्किल प्रोसेस है। यूएस मैक्सिको बॉर्डर हो, यूरोप हो या अफ्रीका हो, हर जगह इस स्ट्रगल में वैसी ही फ्रिक्शन और चैलेंजेस देखने को मिलते हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं। तो आखिर में आगे का रास्ता कैसा दिखता है? एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन और मजबूत ही होगा, क्योंकि पॉलिसी में कंटिन्यूटी बनी हुई है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल छूट जाता है हम सबके सोचने के लिए। क्या स्टेट लेवल के ये आक्रामक चुनावी वादे आने वाले 5 सालों में इंडिया की एक्शनेबल फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन पाएंगे? और क्या दोनों देश अपने ट्रेड और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को इस मुद्दे के दबाव से बचा पाएंगे? आने वाले टाइम में ये देखना सच में काफी दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।